हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो की शुरुआत मैं एक शायरी से करना चाहूँगी और शायरी कुछ इस तरह है। तारीफ क्या करे उस खुदा की जिसने ये जहां बनाया, क्या ज़मीं बनाई और क्या आसमां बनाया। जो टॉपिक के बारे में हम आज डिस्कशन करने वाले हैं वो भी कुछ इस जहां की तरह ही है। इतना वास्ट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसको दुनिया का लेंथीएस्ट डॉक्यूमेंट का खिताब मिला है। जी हाँ, मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रही हूँ। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे तो हम कई सारी चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड सो फोर्थ। तो वो सब तो चलो हम कह लेते हैं, हाँ ज़मीन पे चलने वाली चीज़ें हैं, हमें समझ में आ रही हैं। बट व्हाट अबाउट रिट्स? रिट्स तो ऐसा है कि जैसे आसमान है, ना ओर है ना छोर है। और स्टूडेंट्स को पर्टिकुलरली मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने ये कहते सुना है, इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। बहुत से बहुत क्या होगा, 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा ना, जानो देते हैं, छोड़ देते हैं। सिर्फ स्टूडेंट की तरह नहीं, एक प्रोफेशनल की तरह और एक सिटीजन की तरह भी आपको इस कंसेप्ट के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। और ये कंसेप्ट है रिट्स। जब भी कभी हम रिट्स की बात करते हैं तो मोस्ट ऑफ द लोग ऐसे करने लगते हैं, अब क्या है, इसमें क्या होगा, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में आते हैं। एज अ स्टूडेंट भी आपको कई सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपके इन सारे कंफ्यूजन्स को हम दूर करने वाले हैं, ठीक है। अब कंफ्यूजन दूर करने के पहले जान तो लें कि टॉपिक होता क्या है और कितने टाइप की रिट्स होती हैं, ठीक है। तो रिट्स होती क्या है? बेसिकली हम, जैसा आपको पता है कि भाई पार्लियामेंट में जो 3 बॉडीज हैं, लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशियरी बॉडी, तो जुडिशियरी को कुछ पावर्स मिली हुई हैं। जब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की और हाई कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को कुछ ऐसी ओवरराइडिंग पावर्स मिली हुई हैं और उनमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पावर इज द पावर टू इश्यू रिट्स। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन इशू वेरियस काइंड्स ऑफ डायरेक्शंस फॉर द बेनिफिट ऑफ द जनरल पब्लिक, पर उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट एक पावर होती है लोगों को किसी भी प्रकार का इंसाफ दिलाना, जब कभी भी वो उनके फंडामेंटल राइट्स या अदर राइट्स अदर देन फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करता है। तो अब बात करते हैं कि रिट्स होती क्या है। रिट्स बेसिकली is a command of the court to another person or authority। बहुत ध्यान से सुनिएगा कि जो कोर्ट है वो किसी व्यक्ति को या किसी अथॉरिटी को कभी कुछ करने के लिए और कभी कुछ न करने के लिए जब किसी प्रकार का आदेश देती है या कमांड देती है, तो उस पावर को कहा जाता है रिट, ठीक है। Thus, writs are a very essential part of the judicial powers of the courts। और इसीलिए क्योंकि इसमें एक कमांड है और यही रीजन है कि कोर्ट की एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पावर्स की तरह रिट को माना गया है, ठीक है। अब रिट्स इशू करने की पावर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में डिवाइडेड होती है। जैसा आप सबको पता होगा, आर्टिकल 141 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक लाइन कहता है दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज एन ओवरराइडिंग पावर ओवर द हाई कोर्ट एंड ऑल द अदर कोर्ट्स। जब हम ऑल दी अदर कोर्ट्स पढ़ते हैं तो हम वहां पे समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बेसिकली एक एपेक्स कोर्ट है या एक सुप्रीम बॉडी है, जो कि हाई कोर्ट्स एंड ऑल दी अदर कोर्ट्स, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या अदर ट्रिब्यूनल्स के ऊपर ओवरराइडिंग पावर रखती है। तो जब भी कभी सुप्रीम कोर्ट की बात आती है या सुप्रीम कोर्ट को मूव करने की बात आती है, तो वो हम कहां पढ़ते हैं? आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वेयर एज हाई कोर्ट को मूव करने की पावर, मतलब हाई कोर्ट के सामने अपनी प्रार्थना रखने के लिए या अपनी बात रखने के लिए आपको आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को रेफर करना होता है। तो मैम, एक बात नहीं समझ में आई, इन पावर्स को अलग अलग आर्टिकल्स में बांटने की जरूरत क्यों पड़ी? क्वेश्चन तो बहुत जेन्युइन है। इसलिए पड़ी क्योंकि आर्टिकल 32 के अंदर जब हम सुप्रीम कोर्ट को मूव करते हैं तो वो हम तभी कर सकते हैं जब हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, पर हाई कोर्ट के सामने हम तब जा सकते हैं जब अदर देन फंडामेंटल राइट्स, वो राइट्स जो अदर देन फंडामेंटल राइट्स हैं, वो वायलेट होते हैं।
तो क्या मैम इसका मतलब ये है कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं? नहीं, अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हुए हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास भी जा सकते हैं और हाई कोर्ट के पास भी जा सकते हैं। पर अगर ऐसा कोई भी राइट जो अदर देन फंडामेंटल राइट है, अगर वो वायलेट हुआ है तो आपको किसके पास जाना होगा? सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट के पास जाना होगा। आप सुप्रीम कोर्ट को ऐसे राइट्स वायलेशन के लिए विच आर अदर देन फंडामेंटल राइट्स, इसके लिए परेशान नहीं कर सकते। ठीक है, चलते हैं एक इलस्ट्रेशन में। मिस्टर ए इज एन इंडियन सिटीजन हुज फंडामेंटल राइट हैज बीन वायलेटेड। अब अगर फंडामेंटल राइट मिस्टर ए के वायलेट हुए हैं तो अभी अभी हमने डिस्कशन किया था कि हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट दोनों के पास जा सकते हैं। बट if there is a violation of A's right which is not a fundamental right, then A has the right to approach High Court as per Article 226 of the Indian Constitution। इतना तक हमें याद हो गया? क्लियर है? बहुत अच्छा लग रहा है। मैम आपके लिए हम एक चॉकलेट लेके आएंगे। ठीक है, थैंक यू, आई विल एक्सेप्ट दैट, थैंक यू। चलो अब बात करते हैं रिट्स कितने टाइप की होती हैं। रिट्स बेसिकली 5 कैटेगरीज या 5 टाइप्स में डिवाइडेड है। सबसे पहले बात करते हैं रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस के बारे में। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस, बेसिकली वर्ड हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है? टू हैव अ बॉडी। अगर आप किसी भी पर्सन को इलीगली डिटेन करते हैं या अनलॉफुली डिटेन करते हैं तो वो व्यक्ति जिसको आपने डिटेन किया है या अरेस्ट किया है विदाउट लीगल परमिशन, विदाउट एनी जस्टिफिएबल ग्राउंड, वो व्यक्ति क्या कर सकता है? मूव कर सकता है कोर्ट को। क्यों? क्योंकि उसका इलीगल डिटेंशन हुआ है। कल के दिन अगर आपको मैं हथकड़ी लगा के ले चलूं, मैं कोई पुलिस इंस्पेक्टर हूं और मैं आपको बोलूं चलिए मेरे साथ, तो क्या आप चलेंगे? नहीं, आप पूछेंगे मेरी गलती क्या है। तो ये पूछने का आपका पूरा पूरा अधिकार है। मैम ये कहीं कहीं पे सुना हुआ लग रहा है हमें। फंडामेंटल राइट है आपका, आप देश की टेरिटरी में फ्रीली घूम सकते हैं, आपको राइट टू स्पीच का अधिकार है, आपको अपने एक्सप्रेशन को बताने का, आप अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, आपको बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं। तो आपको कोई इलीगली डिटेन करके रख सकता है? नहीं रख सकता है। तो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस आपको यही राइट देता है कि आप, अगर आपको किसी ने इलीगली डिटेन किया है या अरेस्ट कर लिया है तो आप ये पूछ सकते हैं कि क्यों, और उस अरेस्ट के लिए आप जस्टिफिकेशन मांग सकते हैं। और अगर अथॉरिटी आपको वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं दे पाती है तो आपको जो इलीगली डिटेन किया गया है उससे तुरंत इमीडिएट बेसिस में आपको रिहा कर दिया जाता है या आपको छोड़ देने का प्रोविजन है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। सल्लू भाई दिख रहे हैं? स्वागत तो करो हमारा। तो ए इज wrongfully detained by B, a police officer. A writes to the High Court regarding the same. The High Court summons B with A and asks the ground for detention. क्यों डिटेन किया गया है? अगर B के पास ग्राउंड्स नहीं है, वैलिड जस्टिफिकेशन नहीं है डिटेंशन का, तो क्या किया जाएगा? A को तुरंत इमीडिएट बेसिस में छोड़ दिया जाएगा। So, if B fails to provide a valid ground or justification for A's detention, A will be free to go. ठीक है, तो व्हाट इज द रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस? हेबियस कॉर्पस तब एप्लीकेबल होता है जब कभी भी किसी व्यक्ति को रॉन्गफुली डिटेन किया जाता है, अपनी कस्टडी में रख लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं। सेकेंड वन विच इज रिट ऑफ मैंडेमस। रिट ऑफ मैंडेमस क्या होती है? एक बार पढ़ लेते हैं। Mandamus is another important writ which is provided for by the Indian Constitution. In the writ of mandamus, the courts order the inferior courts. बहुत ध्यान से सुनना, जब कोई सुपीरियर कोर्ट किसी इंफीरियर कोर्ट को कुछ करने के लिए या कुछ न करने का ऑर्डर देती है तो उसे हम कहते हैं रिट ऑफ मैंडेमस, जिसमें हम फिर से एक बार रिपीट करते हैं। इन द रिट ऑफ मैंडेमस द कोर्ट्स ऑर्डर द इंफीरियर कोर्ट्स टू डू एन एक्ट और फ्रॉम एब्सटेन और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एन एक्ट। या तो जो इंफीरियर कोर्ट नहीं कर रही थी उसे करने के लिए कहा जाएगा, या अगर इंफीरियर कोर्ट कुछ ऐसा कर रही थी जो उसे नहीं करना चाहिए था तो उसे क्या कहा जाएगा कि आप ऐसा नहीं कर सकते, यू आर नॉट अलाउड टू डू सो। ये होता है रिट ऑफ मैंडेमस में। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स कोर्ट, देयरफॉर इट हैज पावर टू इश्यू द रिट ऑफ मैंडेमस इवन अगेंस्ट द हाई कोर्ट। ये जैसा इस वीडियो के शुरुआत में भी मैंने आपसे डिस्कशन किया कि सुप्रीम कोर्ट इज द एपेक्स बॉडी,
सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स बॉडी है, एक एपेक्स अथॉरिटी है व्हेन इट कम्स टू जुडिशरी। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओवरराइडिंग पावर्स होते हैं सारे हाई कोर्ट्स पे, और हाई कोर्ट्स के पास ओवरराइडिंग पावर होंगे, मतलब हाई कोर्ट के लिए इंफीरियर कोर्ट्स कौन होंगे? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड दोज ट्राइब्यूनल्स व्हिच आर इंफीरियर टू द हाई कोर्ट। पर सुप्रीम कोर्ट एक एपेक्स कोर्ट है, और उसको जो सुप्रीम कोर्ट है उसे सारे ही कोर्ट्स के ऊपर और ट्रिब्यूनल्स के ऊपर ओवरराइडिंग पावर्स हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। A is a public servant who has a duty towards B which he has to fulfill according to the law, but he does not fulfill the duty. B is aggrieved by this non-performance and therefore approaches the High Court for demanding the fulfillment of the duty by A. अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि अगर कोई अथॉरिटी अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रही है, कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं कर रहा है, तो हाई कोर्ट कुछ करने के लिए जो कि ऑफिशियली किया जाना चाहिए था, ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है जिससे उस पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटीज पूरी तरह निभानी होंगी। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट या कोई अथॉरिटी ऐसा कुछ कर रही है जो उसे नहीं करना चाहिए था, सेम अकॉर्डिंग टू रिट ऑफ मैंडेमस, अगर कोई ऐसी कंप्लेंट फाइल होती है तो हम एब्सटेन कर सकते हैं उस पब्लिक सर्वेंट को वो करने से जो कि ऑफिशियली उसे नहीं करना चाहिए था। ठीक है, सो दिस इज सेकेंड रिट विच इज रिट ऑफ मैंडेमस। थर्ड रिट की बात करते हैं विच इज रिट ऑफ सर्शोरेरी। कई बार लोग इसके प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा घबरा जाते हैं, इसको कहना है सर्शोरेरी, द रिट ऑफ सर्शोरेरी। Certiorari is a different type of writ when compared to other writs. This writ is corrective in nature. इस रिट का मकसद ही क्या होता है कि कुछ जो किया गया था या जो सही तरीके से नहीं किया गया था, उस एक्शन में किसी प्रकार का करेक्शन लाना is meant by writ of certiorari. Which means the purpose of this writ is to correct an error which is apparent on the records. जो कि बहुत ट्रांसपेरेंटली देखी जा सकती है, जो कि रिकॉर्ड्स में समझ में आ रहा है कि कुछ गलत है, तो उस गलती को करेक्ट करने के लिए जो रिट होती है वो होती है रिट ऑफ सर्शोरेरी, टू करेक्ट द एरर व्हिच इज एपरेंट ऑन द रिकॉर्ड्स। This writ is issued by a superior court to an inferior court. This can be issued when the superior court wants to decide a matter in the case itself, or if there is an excess of jurisdiction by the inferior court. एक inferior court ने अपने jurisdiction, आपको jurisdiction का मतलब पता होगा, मैं ये assume कर रही हूँ, पर फिर भी ब्रीफ में बता देती हूँ। jurisdiction मतलब होता है एक लिमिट। तो अगर कोई कोर्ट अपने लिमिट के बाहर जाके कोई ऐसे केस को एंटरटेन कर लेती है जो कि ऑफिशियली एंड ओरिजिनली वो अथॉरिटी एंटरटेन नहीं कर सकती थी या वाज नॉट अलाउड, वाज नॉट एलिजिबल टू एंटरटेन दैट मैटर, अगर ऐसा कोई मैटर इंफीरियर कोर्ट एंटरटेन कर लेता है तो हाई कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो इंफीरियर कोर्ट को स्टॉप करे और ये जो एरर इंफीरियर कोर्ट से हो गई है उसे करेक्ट करे। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं मैम। देयर इज अ केस इन द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड द कोर्ट हैज नो जुरिस्डिक्शन टू डिसाइड सच केसेस। अगर उसके बाद भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस ट्राई टू एंटरटेन द केस और कोई अपना डिसीजन देने की कोशिश करते हैं तो हाई कोर्ट क्या कर सकती है, ऐसे केस में हाई कोर्ट स्टॉप कर सकती है और इस एरर को रेक्टिफाई करने के लिए रिट ऑफ सर्शोरेरी का इस्तेमाल कर सकती है। ठीक है, क्लियर हो गया? बड़ा अच्छा सा लग रहा है ना, आसान सी लग रही है सारी चीजें। चलते हैं हमारी नेक्स्ट रिट में, विच इज रिट ऑफ को वारंटो। द रिट ऑफ को वारंटो इज इशूड बाय द कोर्ट्स अगेंस्ट अ प्राइवेट पर्सन व्हेन ही अज्यूम्स एन ऑफिस ऑन विच ही हैज नो राइट। को वारंटो बेसिकली मीन्स होता है बाय व्हाट अथॉरिटी। आप किस अथॉरिटी से इस गद्दी पे बैठे हैं, आप किस अथॉरिटी से इस ऑफिस में प्रिसाइड कर रहे हैं। तो अगर कोई एक प्राइवेट पर्सन जो कि ऑफिशियली उस प्लेस को प्रिसाइड नहीं कर सकता या उस ऑफिस का प्रॉपर ऑफिसर नहीं हो सकता, अगर ऐसा कुछ उस व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जस्ट टू डिफ्रॉड द अदर पर्सन, तो ऐसे में कोर्ट पूछती है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर अज्यूमिंग दिस प्लेस, राइट? सो Quo warranto literally means by what authority, and it is an effective measure to prevent people from taking over public offices. Public offices में जो public servant होते हैं वो कोई भी उस place को occupy नहीं कर सकता. There is a proper channel for that. तो अगर कोई private person ऐसे किसी
मौके का फायदा उठा के किसी को डिफ्रॉड करता है या कोई मालाफाइड इंटेंशन रख के किसी के साथ छल कपट करता है, तो कोर्ट आपसे क्या पूछ सकती है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर ऑक्यूपाइंग दिस प्लेस, राइट? सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट मेजर थ्रू विच जितने भी फ्रॉड के केसेस होते हैं या इस तरह से एक प्रकार से इलीगल एक्टिविटीज को रोका जाता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक बहुत अच्छा सा एक कार्टून दिख रहा होगा आपको, जिसमें एक लेडी ऑफिसर से पूछ रही है कि बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर ऑक्यूपाइंग दिस प्लेस, right? So A, who is a private citizen, has no qualification for the post of sub-inspector, assumes such office. Here, a writ of quo warranto can be issued against A to call into question his authority. By what authority you are occupying the place of a sub-inspector? Right? So ऐसे किसी केस में quo warranto की writ issue की जाती है। Last but not the least, the writ of prohibition. नाम में ही उसका आंसर है, हेडिंग में ही आंसर है। When you are prohibiting someone, prohibition means when you are prohibiting someone, आप किसी को कुछ करने से रोक रहे हैं। कैसे ये writ मूव होती है देखते हैं। The last writ which can be issued under the Constitution is the writ of prohibition. This writ is not issued often and is an extraordinary remedy. किसी को कुछ करने से रोक देना एक बहुत बड़ा पावर है, इसीलिए इसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी या एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर कहा गया है, जो कि रेयर केसेस में देखा जाता है, विच इज व्हेन अ सुपीरियर कोर्ट इश्यूज टू एन इंफीरियर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फॉर स्टॉपिंग देम फ्रॉम डिसाइडिंग अ केस। आप किसी ट्रिब्यूनल को या किसी इंफीरियर कोर्ट को क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं। You are prohibiting the tribunal or the inferior court from entertaining a matter or for deciding upon a case, because these courts do not have the jurisdiction to entertain the case. If the court or tribunal does not have jurisdiction and it still decides the case, it will be an invalid judgment on the part of the inferior court or the court जिसके jurisdiction में वो case fall नहीं करता। ठीक है, एक बार एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इफ अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इज हियरिंग एन अपील अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द हाई कोर्ट, ये स्टेटमेंट सुनने में ही बहुत अजीब सा लगा कि इफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अ कोर्ट विच इज इंफीरियर टू द हाई कोर्ट, इज हियरिंग एन अपील, हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया है और इंफीरियर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अपील सुनेगा। अपील कभी भी कहाँ की जाती है, हायर अथॉरिटी के पास की जाती है। तो इफ अ जजमेंट इज गिवन बाय अ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो आप किसके पास जाएंगे अपील के लिए, हाई कोर्ट के पास। हाई कोर्ट से अगर आप अग्रीव्ड हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे, इफ यू आर अलाउड टू डू सो। आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं जाएंगे, जो कि एक इंफीरियर कोर्ट है देन दी हाई कोर्ट, right? So if a district court is hearing an appeal against the judgment of the high court, such an act is bound to be prohibited because the district court does not have the power to hear such an appeal. district court के powers के ही बाहर है ये action। तो ऐसे में अगर किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ऐसा करने की कोशिश भी करी तो इमीडिएटली रिट ऑफ प्रोहिबिशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको रिट का मीनिंग, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बीच में रिट इशू करने की पावर किस तरह से डिवाइड करी गई है और कितनी प्रकार की रिट्स होती हैं अलोंग विद अ वैलिड इलस्ट्रेशन अब आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर अभी भी इसमें कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जो ऑप्शन हमेशा आपके पास है। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको 2 नंबर दिए ही हुए हैं, 7773899997 9039860194। वहां पे आप हमसे मिल सकते हैं। आप कहेंगे मैम हमको आपसे फोन पे डाउट पूछने का मन नहीं है, हम आपसे चैट में डाउट पूछना चाहते हैं, कोई बात नहीं, हमारा टेलीग्राम का भी लिंक पड़ा हुआ है, आप हमसे वहां आके जुड़िए और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाते रहिए। डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन अगर इस तरह के एंटरटेनिंग अपडेट्स और शायरियां अगर आप मेरे से और सुनना चाहते हैं। थैंक यू।